दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका एडवर्टीजमेंट कभी रणबीर कपूर और फरहान अख्तर किया करते थे। ये बिजनेस कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और उसके बाद ये एक स्कैम में पूरी तरह से चेंज हो गया। तो आज हम बात करेंगे askmebazaar.com के बारे में। दोस्तों इसका नाम आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा, तो आइए इसको स्टोरी को शुरू करते हैं। कुछ 1980s में जाके इनकी स्टोरी शुरू होती है और पूरा स्कैम बनते बनते 2015-16 आ गया। तो आइए इस वीडियो को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑर्थो। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे फेलियर स्टोरीज के बारे में बात किया है, बट उनमें से इसमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे बेकार स्टार्टअप्स लगे ना, उनमें से आस्मी बाजार एक था। ये ऐसे फाउंडर्स अगर हों तो इससे अच्छा आप बिजनेस मत ही करिए। ये मतलब इनके पास कोई विजन नहीं था, कुछ नहीं था। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं आस्मी बाजार कैसे शुरू हुई थी। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है 1980-90 के बीच में। एक येलो पेजेस नाम की बिजनेस की डायरेक्टरीज चलती थी। उस समय लोग अपना पूरा बिजनेस एक बुकलेट होती थी, उसमें लिस्ट कराया करते थे कि हम ये चीज़ की सर्विस देते हैं। ये स्टार्टअप जो था ये येलो पेजेस गेट इट इन्फो सर्विस नाम की कंपनी के अंदर था। दोस्तों ये 1990 से लेकर 2010 तक ये बहुत सारे जगहों पे इन्होंने एक्सपेंड किया। 50 से ज़्यादा सिटीज़ में ये काम कर रहे थे। आपने भी शायद अपनी बिजनेस की लिस्टिंग कराई होगी अगर आप उस समय रहे अपने बिजनेस में रहे होगे तो। और उसके बाद 2010 में एक कंपनी थी आस्कमी नाम की। आस्कमी ऑनलाइन क्लासिफाइड पोर्टल था, मतलब जो चीज़ें ये ऑफलाइन कर रहे थे वही ये चीज़ थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन डिजिटल इंडिया होने लगा था। तो कुछ कुछ ये ऑनलाइन क्लासिफाइड वगैरह कंपनीज के बनाया कर रहे थे। तो इस गेट इट इन्फो सर्विस ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। अब ये दोनों मिलके पूरा askmebazaar.com बन गए। तो दोस्तों आस्कमी बाजार के पीछे जो दो फाउंडर थे वो किरण मूर्ति और संजीव गुप्ता थे। दोनों मार्केटिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। तो इनका पूरा प्लानिंग ऐसा था कि जो येलो पेजेस पहले छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए जो डायरेक्टरी का काम करती थी, वहां पे लोग आप सर्च कर सकते थे, तो उनको इनका काम था पूरी तरह से ऑनलाइन ले आना। तो इसमें आस्कमी का बहुत हेल्प हो जाता कि ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहते थे जहां पे लोग इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, जितनी भी छोटी शॉप्स हैं इन सब जगहों पर, और अगले दिन डिलीवरी किया जा सके। अब ये बहुत बड़ा दोस्तों एक मॉडल हो सकता था क्योंकि इनके पास बहुत सालों से येलो पेजेस के पास बहुत कंपनियों के बहुत लोगों के डेटा थे। तो अब इनका काम क्या होने वाला था, इन्होंने सोचा कि सबको ऑनलाइन लेके आते हैं, पूरे इंडिया को ऑनलाइन करते हैं, हर एक बिजनेस लोकल से लोकल जगहों पे वो ऑनलाइन चलेगा। तो अब इन्होंने दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में इन्होंने एक्सपेंड करना पहले चालू किया। उसके बाद इन्होंने कुछ छोटे शहर भी जोड़े, जैसे कानपुर, बनारस, ये सब जगह तक इन्होंने अपनी लिस्टिंग करनी चालू की। छोटे छोटे बिजनेसेस को ऑनलाइन ले आना इनका पूरा काम था। अब उसके लिए इन्होंने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया। अब ये कंपटीशन में आ गए थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के। उस समय ये सब कंपनियां भी नई थी और ये बात मैं कर रहा हूं 2012 से 14 के बीच में ये सब कुछ चल रहा था। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपना पूरा एक्सपेंशन करना चालू किया। इन्होंने सोचा कि हम पूरा मार्केट ही इंडिया का पूरा एक्वायर कर ले। तो अब इन्होंने फर्नीचर मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने मेबल कार्ट को बाई कर लिया करीब करीब $20 मिलियन में। और उसके बाद इन्होंने ग्रोसरी मार्केट को एक्वायर करने के लिए इन्होंने बेस्ट एट लोएस्ट नाम की कंपनी को इन्होंने $10 मिलियन में एक्वायर कर लिया। इसके बाद इन्होंने आस्कमी पे अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। अब ये सारा कुछ ये 2-3 सालों के अंदर ये करते जा रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम इंडिया का पूरा मार्केट एक्वायर कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियां हम खरीद ले, जिस सबको हम अपना हमारा ऑनलाइन बिजनेस एक्सपेंड करने में हेल्प होगी। ये सब कुछ इनका चल रहा था यहाँ पे। अब दोस्तों ये फाउंडर्स मार्केटिंग के बंदे थे, तो इनको एक कंपनी पूरी तरह से फंडिंग कर रही थी। तो इन्होंने काफी बड़े बड़े एक्टर्स को भी अपने एडवर्टीजमेंट के लिए बुलाया, जैसे कि रणबीर कपूर इनके ब्रांड एम्बेसडर बने, फरहान अख्तर इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। आपने वो गाना देखा होगा सूरज डूबा है, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस और रणबीर कपूर रहते हैं, उसमें भी इनका थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट रहा है। तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। बट अगर हम इनकी पूरी कंपनी का तरीका देखें तो अभी भी ये सिंपल एक्सेल वगैरह पे अपना सारा सिस्टम मैनेज कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी डेंट पड़ता आ रहा था। इनका पूरा सिस्टम अच्छा नहीं था। ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी एक्वायरिंग कर रहे थे, बट अंदर से बिल्कुल खोखले थे अभी भी। दोस्तों अगर हम इनके टोटल बिजनेस का रेवेन्यू देखें तो मार्च 2012 में इनका टोटल जो रेवेन्यू था वो 23.4 करोड़ का था, और वहीं ये निगेटिव में 54.3 करोड़ इनके एक्सपेंसेस थे। वहीं अगले साल अगर बात करें तो 26.7 करोड़ इनकी टोटल अर्निंग रही, और वहीं एक्सपेंसेस 99.3 करोड़ थी। तो ये करीब करीब डबल होने पे आ रहा था। मार्च 2014 में 47.8 करोड़ इनकी टोटल अर्निंग थी, और वहीं एक्सपेंसेस डबल होके 180.9 करोड़ हो गए थे। वहीं अगर हम बात करें कि मार्च 2015 में इनकी टोटल अर्निंग थी 51.2 करोड़,
और इनके जो एक्सपेंसेस थे वो टोटल बढ़ के हो गए थे 300 करोड़ से ज़्यादा के। तो दोस्तों अगर आप इनके टोटल एक्सपेंसेस और अर्निंग में देखेंगे तो इनका अर्निंग तो बहुत स्लो 1-1, 2-2, 4-4 करोड़ बढ़ रही है, बट इनके एक्सपेंसेस डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा रीज़न रहा जिससे आसमी बाजार लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाया। दोस्तों अब इसके बाद आता है साल 2016, और 2016 में जो सेलर्स होते हैं उनके पूरे डेप्ट बढ़ते जाते हैं। मतलब ये सेलर से सामान लेते थे लेकिन उसके ये पैसे नहीं चुका रहे थे। ऐसे बहुत से इनके वेंडर्स जुड़े हुए थे। अब ये चीज़ें तो चली रही थी, धीरे धीरे इनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी भी सैलरीज रुकने लगी। अब ये चीज़ें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जब बढ़ गई तो इनके एम्प्लॉयज़ बिल्कुल परेशान हो गए। एम्प्लॉयज़ कंपनी को फोर्स करने लगे। अब इनके फाउंडर कुछ दिन बाद आके बाहर कहते हैं कि आप हमारी जो पेरेंट कंपनी है, आप उनसे जाके उनका पूरा मेल आईडी और सारा कुछ इन्होंने सबको मेल कर दिया कि आप इस नंबर पे और इस जगह पे जाके आप इनसे पूरे पैसे ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के पैसे बकाया थे, वेंडर्स के भी, और हज़ारों इनके एम्प्लॉयज़ थे जिनकी इन्होंने सैलरी नहीं दी। और इसके बाद अंत होता है कि बहुत इसमें पुलिस वगैरह आई और बहुत सारे केसेस हुए, और इन सब के बाद अंत में कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और कंपनी हो गई बंद। और उन सब का जितने इतने सारे एम्प्लॉयज़ थे हज़ारों में, इतने सारे सेलर्स थे जिनका करोड़ों में लॉस हुआ, वो सब पैसे डूब गए दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल अगस्त 2016 में वो कंपनी जो कि फर्नीचर में भी डील कर रही थी और ग्रोसरीज में भी डील कर रही थी, हर एक चीज़ों में आना चाहती थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। तो दोस्तों अगर हम इनके फेल्योर के रीज़न के बारे में बात करें तो आपको तो बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स की अगर बात करूं तो सबसे पहला था, ये बहुत तरीके के बिजनेसेस में अपने आप को तुरंत एक्सपेंड करने लगे थे। ये फर्नीचर इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, ये ग्रोसरी में जाना चाहते थे, ये अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च कर रहे थे, ये फिनटेक टाइप की चीज़ें अपनी लॉन्च कर रहे थे। अब इनको सब कुछ करना था। तो आप एक बार में एक चीज़ को परफेक्ट कर लीजिए, फिर आप दूसरी चीज़ पर जाइए। यही बिजनेस में होता है ना। बट ये सब कुछ एक साथ कर रहे थे, बड़ी बड़ी एक्वायरिंग ये एक साथ कर रहे थे। अगर हम इनका दोस्तों पूरा माइंड समझे तो इनका पूरा एम था कि हम जितना जल्दी एक्सपेंड कर सकें, हमें नए कस्टमर जितना जल्दी मिले। बट बिजनेस में क्या जरूरी है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको हम और बेटर कैसे रखें ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। एक नए कस्टमर के पास जाके एक्वायर करना ज़्यादा पैसा लगता है, बल्कि जो हमारा अभी करंट में कस्टमर है उसको रोके रखना ज़्यादा इजी होता है। तो ये उस पर नहीं ध्यान दे रहे थे, इनको दूर के मार्केट ज़्यादा दिख रही थी। तो शायद ये मूवीज़ वगैरह देख के काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो बिजनेस सेंस तो इनके पास बिल्कुल ही नहीं मुझे दिखा। दोस्तों एक अगला बहुत बड़ा रीज़न था कि इनके पास कोई बेहतर टेक्निकल पर्सन नहीं था। ये $multi-million कंपनी थी, लेकिन इनके जो फाउंडर्स थे वो सेल्स के बंदे थे और वो मार्केटिंग के बंदे थे, तो उनको टेक्निकल चीज़ें नहीं आती थी। अब ये टेक्निकल ग्लिचेस इनके वेबसाइट में देखने को मिलती थी। अब बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स था कि इनकी वेबसाइट अच्छी नहीं थी। मैंने तो नहीं चेक किया कभी इनकी वेबसाइट, लेकिन इनकी वेबसाइट सिंपल नहीं थी जहाँ पे लोग इजीली जाके ऑर्डर कर सकें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके कुछ एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि ये एक्सेल पे काम किया करते थे। कुछ इनका CRM सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था, जिसमें जैसे कि कस्टमर को कोई रिफंड आया, ये सब जगह पे कस्टमर को बहुत दिक्कत होती, तो कस्टमर तक रिफंड ही नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि इतना इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना के रखा था। इनका पूरा एम था अपने आप को एक्सपेंड करना, ना कि अपना सिस्टम और बेटर बनाना। तो ये सब कुछ ग्लिचेस रहे, और इसके लिए अगर एक टेक्निकल पर्सन होता तो वो जरूर इनको बोलता कि आप पहले अपना सिस्टम बेहतर करिए, आप इंटरनल एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाइए जिससे हम पूरी कंपनी मैनेज कर सकें। किसी का रिटर्न आता है तो वो हम अच्छे से मैनेज कर सकें, किसी का नया ऑर्डर आता है तो हम अच्छे से ऑर्डर मैनेज कर सकें, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो तो हमारे साथ बने रहें। और आप जाइए, आप इनके अगर पूरे फीडबैक्स चेक करेंगे इनके बारे में, तो कस्टमर्स का यही सब व्यूज रहा है कि हम रिटर्न कर दिए हैं प्रोडक्ट, और लेकिन हमें उस प्रोडक्ट का पैसे नहीं आए हैं। तो ये सब एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा था, जिससे अंत में ये पूरी तरह इनका बिजनेस बंद हो गया। तो दोस्तों मैं आज भी आपको भी यहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप भी इस ही आसमी बाजार के रास्ते पे जा रहे होंगे। तो आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके आप करिए, नहीं तो आप समय से पीछे हो जाएंगे। दोस्तों अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं करने आते थे। लगातार मैंने 4 साल के आपको डेटा बताए, ये चारों साल में इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे थे, इनके सेल्स बहुत कम बढ़ रही थी, और अंत में जाते आते तो सेल एकदम ही इनकी गिर गई। तो ये सब कुछ जो रीज़न है, ये अगर आपका 1 साल 2 साल होता है तो आपको उस पर देखना चाहिए। आप लगातार 4 साल ये गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो ये अपना कैश बहुत बर्न कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी एक्वायरिंग्स करने में लगे हुए थे। इनका वो मोटो होना चाहिए था कि हमें अपनी सेल ज़्यादा बढ़ानी है, हमें कस्टमर से ऑर्डर ज़्यादा चाहिए। बट इनका क्या था, हम जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएं।
तो दोस्तों अगर एक्सपेंशन छोड़ के इनका पूरी नजर अगर में फाइनेंसेस पे होती तो शायद ये और अच्छे से ग्रो कर रहे होते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जिस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों जो अगला इनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये एक ही इन्वेस्टर पे बहुत डिपेंडेंट थे। एस्ट्रो होल्डिंग का इनके पूरे बिजनेस में 98% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। तो अब आप एक ही अगर इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट है तो अंत में एस्ट्रो होल्डिंग इनसे पीछे हट गया, तो अब ये स्टार्टअप पूरी तरह से गिर गया। अब यही था एक इनएफिशिएंसी एक फाउंडर की और को फाउंडर की। अगर आप खुद का बिजनेस चला रहे हो तो आप किसी एक पर्सन पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हो? बिजनेस में ये कभी नहीं करना चाहिए। मतलब लोग एक ही फाउंडर पे, मैंने कई ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक आपका इन्वेस्टर पीछे हटा और आपका पूरा बिजनेस गिर गया जमीन पे। तो कुछ ऐसा ही हुआ आस्क मी बाजार के साथ। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो तो आपको हमेशा एक ही इन्वेस्टर पे नहीं डिपेंड रहना है। आपको 2, 3, 4 अलग अलग इन्वेस्टर्स को आपको थोड़ा थोड़ा स्टेक्स देना है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट लेने जाइए तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है और आप ये चीज से सीख सकते हैं। दोस्तों अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो आप उस बिजनेस के जितने पार्ट्स होते हैं उससे जुड़े हुए लोगों से आप लड़ाइयां नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इनके बिजनेस में, ई कॉमर्स में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है बायर, एक होता है सेलर और तीसरा होता है लॉजिस्टिक पार्ट। अब इनकी लड़ाइयां तीनों से चल रही थी। बायर का ये रिफंड टाइम से नहीं कर रहे थे, सर्विस टाइम से नहीं कर रहे थे, तो बायर गुस्सा था। सेलर जितने थे पीछे के, उनसे ये क्या, उनका ये पैसे ही नहीं दे के चल रहे थे, तो उनकी भी लड़ाइयां चल रही थी, उनके भी कोर्ट केसेस इनके ऊपर हो चुके थे। अब लॉजिस्टिक ऑपरेशंस भी इनके अच्छे नहीं थे। तो ये तीनों चीजें ये मैनेज नहीं कर रहे थे। बस इनका क्या था प्लान कि हम जितनी जल्दी इंडिया में एक्वायर कर लें, सब कुछ एक्सपेंड कर जाए। तो यही कुछ ऐसे रीजन रहे जिसकी वजह से ये स्टार्टअप फेल हो गए। मैं जरूर कहूंगा कि मतलब इससे बेकार मैंने फाउंडर्स नहीं देखे हैं और सीरियसली ये फाउंडर्स की इनएफिशिएंसी ही कही जाएगी। मैं बहुत खुल के यहाँ पे ये चीज कहना चाहता हूं। दोस्तों मैं ओवरऑल एक चीज कहना चाहता हूं, जो भी बिजनेस सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज और अपने कस्टमर की केयर नहीं करता है वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो आप ये 2 चीजें जरूर मेरी याद रखिए, एम्प्लॉइज और आपके कस्टमर, ये दोनों को आपको जरूर खुश रखना है अगर बिजनेस अगर आपको बहुत दूर तक लेके जाना है। तो यही था दोस्तों आस्क मी बाजार का बिजनेस। बहुत इसके वजह से मार्केट में बहुत क्लैशेस हुए थे, बहुत लोग बेघर हो गए थे क्योंकि उनके सैलरीज वगैरह नहीं आई थी। बहुत से सेलर्स के करोड़ों रुपए चले गए जिसका कोई आज पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसीलिए हम ये फेल्योर स्टोरीज लेके आ रहे हैं ताकि आप जो इंडिया में पास्ट में हो चुका उससे सीख के आप कुछ नया कर सकिए। तो यही था दोस्तों आस्क मी बाजार का बिजनेस मॉडल। अगर आपने भी कभी इनसे बाई किया है कुछ तो आप कमेंट में लिख के बताइए और आप बताइए कि इसमें क्या क्या कमियां थी, क्या चीजें की जा सकती थी। आप कमेंट में लिख के बताइए कि हम हेल्दी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।